इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, अफसार आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है और मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा आयशा बख्श भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। आप सबका बेहद शुक्रिया। मुनीब, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये मनाजिर यकीनन आपने भी देखे होंगे और हम जब जब ये मनाजिर देखते हैं थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है, थोड़ा सा एहसास भी होता है कि आखिर हम किस डगर पे चल पड़े थे, या PTI चेयरमैन की जो तकरीर थी, जो वो बातें करते थे, उन्होंने किस तरीके से लोगों का माइंड सेट चेंज करना शुरू कर दिया। लेकिन अब हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि जो हमारी नौजवान नस्ल थी जो कि गलत ट्रैक पर थी, अब सही रास्ते पर आना शुरू हो गए। क्या कमेंट करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो 9 मई को हुआ वो कोई नेचुरल या कोई प्रोटोनिक रिएक्शन नहीं था अवाम का, वो एक सोची समझी साजिश थी। और ये सेकेंड अटेम्प्ट थी पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ के ऊपर। पहली अटेम्प्ट वो थी जो कि की गई उनकी तैनाती से पहले, और ये दूसरी अटेम्प्ट थी। अब तो वज़ीर-ए-आज़म भी हमारे इंटरव्यू में कह चुके हैं कि ये साजिश थी, इंटरनल एक बहुत बड़ी फौज के खिलाफ बगावत थी, फौज की क़यादत के खिलाफ बगावत थी। और इसने जो मिसाल कायम की है वो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में पहले नहीं हुई। पहले भी हमारे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म को निकाला गया अदालती तरीकों से और बहुत से तरीकों से, नाजायज और गैर कानूनी गैर आईनी तरीकों से, लेकिन ये नहीं हुआ जो इस्तीफा हुआ। इमरान खान को तो फिर भी तहरीक अदम एतमाद के जरिए निकाला गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो उनका उन्होंने लोगों में, अवाम में, अपने वोटर में नफरत भरी थी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ, जो 9 मई को हुआ वो उसकी बड़ी भयानक मैनिफेस्टेशन थी। मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों के अंदर भी इसकी जो गूंज है और इसकी जो रिवर्बरेशन है वो पाकिस्तान के अंदर महसूस की जाती रहेगी। आज बहुत से लोग जो कि मुल्क में नहीं है, जो कि मोहब्बत इमरान खान में भूले जा रहे हैं, तो ये बात मानने से या देखने से काफिर है शायद कि इमरान खान का कंडक्ट हैसियत एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर क्या वैसा ही था जैसे बाकी वज़ीर आज़म का था जिनको इक़्तिदार से अलहदा किया गया या वो इक़्तिदार से चले गए। इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ वो किया जो कि शायद कोई दुश्मन भी नहीं सोच सकता था। यानी पाकिस्तान की अंदर जो रेड लाइन है वो कोई एक शख्स नहीं हो सकता, ना वो इमरान खान है, ना वो नवाज शरीफ है, ना वो आसिफ जरदारी है, ना बिलावल भुट्टो है। पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान की रेड लाइन है और पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान की रेड लाइन है। इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान के सबसे मजबूत और मुनज़्ज़म इदारे के खिलाफ खड़ा किया, उनके ज़हनों में नफरत भरी और फिर लोगों को इस दहशत के साथ और इस वहशत के साथ खुला छोड़ दिया और उसका नतीजा हमारे सामने है। आज ऐसी सूरत हाल है कि जो जायज़ बात है या जायज़ पॉलिटिकल डिबेट है, शायद उसके लिए भी इमरान खान ने खुद जगह तंग कर दी है। मैं समझता हूँ अपने वोटर के साथ इमरान खान ने बड़ी ज्यादती की, जो कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कई बड़े सुलझे हुए और अच्छे वोट लोग भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए उनके वोटर सपोर्टर, उनको भी डिसइंफ्रेंचाइज कर दिया है इमरान खान के उस, यही कहूँगा कि उस पागलपन से जो इमरान खान के जहन में सवार था कि उन्होंने इक़्तिदार हासिल करना है और रियासत के इदारे को लिटा के हासिल करना है। ये पता नहीं उन्हें मशवरा किसने दिया था, लेकिन जिसने भी दिया था आज इमरान खान शायद सोचते हो कि उन्होंने जो किया उसकी कीमत बहुत बड़ी है, जो कि उनको सियासी तौर पर चुकानी पड़ी। कीमत बहुत बड़ी है जो सियासी तौर पर चुकानी पड़ी। आप साथ ही रह गए। इफ्तिखार अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार साहब, जो अभी मुनीब जिक्र कर रहे थे इस वाक़े की, 9 मई के जो वाक़े थे उसकी गूंज रहेगी, तो गूंज हमने कल भी देखी। 5 अगस्त को जब दोबारा से गिरफ्तारी हुई तो कोई भी, उन्होंने कॉल भी दी और उन्होंने बारहा रिक्वेस्ट भी की कि लोग बाहर निकलें, एहतजाज करें, लेकिन कल कोई बाहर नहीं निकला, किसी ने एहतजाज नहीं किया। देखिए, बात यह है, हम चूँकि 9 मई की बात कर रहे हैं और 9 मई एक ऐसा वाक़या है और जो आपने फुटेज दिखाई है, मुझे बताएं कि किसी रियासत के ख़िलाफ़ बगावत क्या होती है। यही होती है ना जो आपने मुझे अपनी फुटेज में दिखाया है। जी। यानी इस हद तक कहा गया कि हमें इमरान खान चाहिए, पाकिस्तान नहीं चाहिए। और ये फ़िक्र ही काफ़ी है ये बात साबित करने के लिए कि वो लोग कितनी मोहब्बत रखते हैं इस मुल्क से, इस धरती से। ये एक कल्ट है, ग्रोह बन गया है। अफसोस की बात है, सियासी पार्टियों में वर्कर होते हैं, जज्बाती भी होते हैं, वो अपने लीडर की बात भी मानते हैं, लेकिन उनका लीडर अगर उनको मुल्क के ख़िलाफ़ खड़ा कर दे तो वो वक्त होता है जब वर्कर पीछे हट जाता है और
डायलॉग करता है कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, लेकिन आपने अपनी फुटेज में देखा कि फौज के ट्रक गुजर रहे हैं और उन पर लाठियाँ मारी जा रही हैं। आपने इस फुटेज में देखा कि कोई कह रहा है कि हम GHQ जाएंगे, वो ख़वातीन जो कुछ कह रही हैं वो भी आपके सामने है। वो एक खातून है, वो कह रही है कि वो तो इमरान और पाकिस्तान को रिलेट कर रही है, मतलब उसके नज़दीक पाकिस्तान ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इमरान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हसन न्याजी साहब हैं और क्या कह रहे हैं कि तुम्हें गंगा जमुना में दफन नसीब होना चाहिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को एक लीडर की मोहब्बत में ये मैसेज दे रहा है कि तुम्हें गंगा जमुना नसीब हो। बगावत क्या होती है? देखें, अगर रियासत है तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, सियासी पार्टियां भी हैं, हमारे इख्तलाफात भी हैं और ये चलते रहेंगे। लेकिन 9 मई का वाक़या जो है एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ और जो टारगेट्स हैं उनके, क्यों नहीं जी पब्लिक प्रॉपर्टी लूटी गई, क्यों नहीं बैंक्स लूटे गए, क्यों सारी की सारी तवज्जो छावनियों की तरफ थी और छावनियों की इमारत की तरफ थी। ये बात हमें सोचनी चाहिए गौर से जी। और ये नौजवान नस्ल को समझनी चाहिए। लाहौर में एक बिल्डिंग जो जलाई इन्होंने जी जी। वो भी अस्करी के हवाले से जलाई गई जी। तो इसका मतलब है इनका मतलब था कि फौज की तनसीबात को तबाह बर्बाद कर दो, दुश्मन को मौका दो और फ़र्ज़ करें कि अगर मियाँ वाली के जिस ये इलाके में गए, अगर ये जहाज़ जो वहाँ पे खड़े थे उनको जला देते तो ये किसको फ़ायदा पहुँचा रहे थे? यानी उन जहाज़ों को ख़त्म करने के लिए दुश्मन को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है, कितनी कोशिश करनी पड़ती है और ये काम इनके दोस्त करते, जाके आग लगा के उन जहाज़ों को ख़त्म कर देते। तो मैं इसको सियासी अमल नहीं मानता, मैं खुद सियासी अमल का हिस्सा रहा हूँ। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उसके साथ ट्रक पे बैठ के इस पूरी छावनी से गुजर के माल रोड तक आया हूँ। इसी छावनी से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई हैं पूरे लाखों के मजमे के साथ जी। एक पत्ता किसी ने नहीं तोड़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, लोगों ने छावनियों पर हमले नहीं किए। क्या वो लीडर नहीं था? क्या उसके चाहने वाले नहीं थे? वो उसके चाहने वाले इसके चाहने के मुकाबले में ज्यादा ज़हनी तौर पे उसके साथ इन्वॉल्व थे। बेनज़ीर को शहीद किया गया तो जिस इलाके में उसकी डेड बॉडी गई, क्या वहां पे छावनियां नहीं थी? जी जी। क्या उनके कारकुनों के लिए छावनियों पर हमला करना कोई मुश्किल था? तो ये बात साबित होती है कि ये सियासी अमल नहीं था। सही। ये सियासी रद्द-ए-अमल नहीं था कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी। ये रेड लाइन सियासी रेड लाइन की बात नहीं थी, ये मुल्क के खिलाफ एक दावत थी। और फिर बाकी बात जो मुनीब ने बताई अपना उस इंटरव्यू में जो प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने खुल के नाम ले लिए जी जी कि ये कोशिश फौज के अंदर भी की गई। पाकिस्तान जब से बना है मेरे इल्म में इस किस्म का एहतजाज बिल्कुल नहीं था और ये एक नई रस्म डाली गई है और इस रस्म को लेके भी चल रहे हैं। हम आगे इस तरह का कोई दिन नहीं देखेंगे, या अल्लाह हम इस तरह का कोई दिन ना दिखाए कि हम इस तरह से अपने मुल्क का ये हाल होता हुआ देखें। अब साथ साथ आपकी जानी बात जी दुआ करें, आप ये भी दुआ करें कि कोई ऐसा लीडर भी सियासी ना हो जी। ये वही हो गया ना इफ्तिखार साहब, ये कैसा पाकिस्तानी है जो कि पाकिस्तानी इमलाक को और पाकिस्तानियों को बरगला रहा है। अफसार साहब आपकी जानी बाती हूँ, मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये कहा कि ये गरूर और तकब्बुर को शिकस्त हुई है। जैसा कि भी इफ्तिखार साहब भी ये कहते कि उन्होंने हिस्ट्री में ऐसा कोई लीडर नहीं देखा। शहीद बीबी की मिसाल दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उन्होंने मिसाल दी। तो अफसार साहब ये किस चीज़ का गरूर था, ये किस चीज़ का उन्हें तकब्बुर था, क्या किस माइंड सेट के साथ वो इस तरह की तकरीरें करते थे? देखिए, मैं आपके सवाल का आपने जो सवाल किया ना, इसका जवाब कुछ तो मुनीब साहब ने दिया है और कुछ इफ्तिखार साहब ने ऑलरेडी दे दिया है कि तकब्बुर और गुरूर कहाँ से आया था। मैं उनके कहे हुए अल्फाज को जरा दोहराना चाहता हूँ। 2 ही पॉइंट है मेरे पास। जो मुनीब साहब ने कहा कि इनको इमरान खान साहब को ये मशवरा किसने दिया, ये बात बड़ी अहम है। और जो बातें अब सामने आ रही हैं, ये मशवरा इमरान खान को सच ये है कि फौज के अंदर से कुछ सर्विंग और रिटायर्ड लोगों ने दिया और इमरान खान ने उस पर अमल करवाया।
तो मैं ये समझता हूँ ईमानदारी का, इंसाफ का तकाजा है कि जब तक फौज के अंदर की वो काली भेड़ें, चाहे वो जितने भी बड़े ओहदों पर मौजूद हों, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और ऐसी कार्रवाई जो सबको नजर आए और मुनसिफाना हो, तब तक दूसरी बात अब जो है ना वो है, इफ्तिखार साहब ने कहा ये कल्ट बन गया है, तब तक ये कल्ट जो है इसका कला कमा नहीं हो सकेगा। और इस कल्ट के बनने में, इसके बनाने में मीडिया टाइकून्स का हिस्सा है, और वो मीडिया टाइकून्स हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने पिछले कई दहाइयों में पाला, उनको पैसा दिया, उनको सपोर्ट किया, उनके तमाम कारोबारों में उनकी मदद की, और वो मीडिया टाइकून पिछले 1.5 साल तक मुहिम चलाते रहे हैं फौज के खिलाफ और इस मुल्क के खिलाफ, और ये सारा एक प्लान मंसूबा था। उन मीडिया टाइकून्स को भी चलाने वाले लोग फौज के अंदर ही थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर वाकई ये मौजूदा जो सेटअप है ये संजीदा है और वो वाकई मुल्क से मोहब्बत करते हैं और समझते हैं ये कि ये इमरान खान के नाम पे जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है कि हमें इमरान खान चाहिए, पाकिस्तान नहीं चाहिए, अगर वो वाकई संजीदा हैं और मुखलिस हैं इन तमाम मुल्ज़मान को कानून के कटहरे तक लाने में, तो वो फौज के अंदर जो लोग हैं और जो मीडिया के लोग हैं, टाइकून्स जो हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर ये बगावत है तो फिर बगावत में है तो बगावत के खिलाफ किसी को भी माफ़ी नहीं दी जाए। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था, आप सबका बहुत शुक्रिया।